दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, ये पहले एक मैंने कुछ दिन पहले पोएम पढ़ाई थी, पोइट लवर बर्ड वॉचर करके, ठीक है। उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। ये आपकी गाइडेंस के हिसाब से है। आप इसमें अपनी तरफ से और पॉइंट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं और अपनी तरफ से और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने तो आपकी गाइडेंस के हिसाब से बनाया है ये। अगर आपको ये छोटा लगे तो आप अपनी तरफ से इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें सेंट्रल आइडिया दिया है, आप इसमें समरी भी ऐड कर सकते हैं। आप कुछ क्रिटिकल नोट्स ऐड कर सकते हैं अगर किसी क्रिटिक या किसी स्कॉलर ने कुछ बोला है इस पोएम के बारे में तो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और बाकी नोट्स तो आपको www.ourguruji.in पर मिल जाएंगे, वेबसाइट पर। उसका आपको लिंक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यूआरएल, ठीक है। यूआरएल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो उस साइट पे चले जाना आप। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, है ना। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि भाई नसीम इज़कील कंसीडर किए जाते हैं कुछ स्कॉलर के द्वारा फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन, मतलब मॉडर्न पोइट्री इन इंग्लिश। कौन सी मॉडर्न पोइट्री? अच्छा, इसमें मिस हो गया है, मॉडर्न इंडियन पोइट्री। कौन सी? मॉडर्न इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश, ठीक है। यानी कि भारतीय मॉडर्न पोइट्री जो कि इंग्लिश में लिखी गई है, उसके फादर कंसीडर किए जाते हैं कुछ स्कॉलर्स के द्वारा इनको, ठीक है। ये हमेशा एक्चुअल में इनकी पोइट्री में आपको नज़र आएगा कि ये जो हमारा नेटिव कल्चर है, लोकल इंडियन कल्चर है, उसकी सोसाइटल इशूज़ हैं, मुद्दे हैं, उनको उठाते हुए या फिर उनको डिस्क्राइब करते हुए अपनी पोइट्री में नज़र आते हैं अक्सर। मतलब इनकी जो ये स्पेशलिटी रही है, ठीक है। परंतु जो ये पोएम है, पोइट लवर और बर्ड वॉचर, ये एक्चुअल में यूनिवर्सल अपील रखती है। मतलब ये इंडियन सोसाइटी तक ही लिमिटेड नहीं है, इसकी यूनिवर्सल अपील है, सभी पर अप्लाई होती है, सभी देशों पे, संसार भर में, सब जगह, ठीक है। और ये पोएम पहली बार 1965 में पब्लिश हुई थी। इनका जो कलेक्शन था ना, द एग्जैक्ट नेम, 4th कलेक्शन था इनका, इसमें पब्लिश हुई थी पहली बार। तो ये हम इंट्रोडक्शन में कर देंगे इतना। फिर सेंट्रल आइडिया में आएंगे तो मेन थिंग ये जो पोएम है फोकस करती है जिस चीज़ पर, वो क्या है? पेशेंस और रियलिटी। पेशेंस पर, धैर्य और रेशनैलिटी, रियलिटी नहीं, रेशनैलिटी। तो पेशेंस एंड रेशनैलिटी पे, यानी कि धैर्य और विवेक, यानी कि आप किस तरीके से पूरे, मतलब बोल सकते हैं कि धैर्य से काम लेते हैं, किसी भी काम को करने में जल्दीबाजी नहीं दिखाते, है ना। खुद को मतलब ज़बरदस्ती उस काम में घुसने की कोशिश नहीं करते जब तक मन नहीं करेगा उसको। आप ये बोल सकते हो। देखो, इसमें 3 चीज़ों से समझाने की कोशिश की है मैंने, लवर की पर्सपेक्टिव से, पोइट के पर्सपेक्टिव से और बर्ड वॉचर की पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो तीनों ही कामों में आपको पेशेंस चाहिए, आपको रेशनैलिटी चाहिए। अब एक पर्सन खुद को फोर्स नहीं कर सकता अपने बीलवर्ड या लवर के ऊपर कि भैया मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे से प्यार करती हूँ, कि तू भी मेरे को चूज़ कर ले। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा करोगे तो भाग जाएगा सामने वाला व्यक्ति या भाग जाएगी, ठीक है। तो आप किसी के ऊपर खुद को फोर्स नहीं कर सकते। यू हैव टू बी पेशेंट। आपको धैर्यवान होना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको सामने वाले व्यक्ति को समझना पड़ेगा, उसके दिल तक, अंत, उस पोएम में लिखा भी है कि उसके दिल के इनर मोस्ट कोर, सबसे अंतकरण तक, वहाँ तक जाना पड़ेगा, अंदर तक जाना पड़ेगा आपको। उसको समझना पड़ेगा वो व्यक्ति क्या सोचता है, कैसे समझता है, उसकी क्या फीलिंग्स है, वो किस नेचर का है, उसको समझना पड़ेगा। तो आप जल्दीबाजी नहीं कर सकते, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा व्यक्ति, लवर के रूप में भी, ठीक है। और साथ में मान लो आप पोएट हैं, तो आप ऐसे कोई रैंडम कोई भी लाइन उठा के लिख दिया, आपने मन में जो आया लिख दिया, या फिर राइमिंग बढ़ा दी, तुकबंदी बढ़ा दी, ऐसे ही कर दी और पोइट्री लिख दिया। हम सोचा मैंने पोएम तो लिख दी है, मतलब यही पोइट्री है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी मन में कुछ भी लाइन, थॉट्स आ जाएँ और उसको आप पोइटिक लाइन्स में बना के लिख दें, या फिर कोई भी विचार आ गए उनको राइमिंग करके लिख दिया, तो इससे पोइट्री बन जाएगी। तो भाई फिर तो कोई भी पोइट्री लिख देगा, ऐसे पोइट्री नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी पोइट बोल रहा है कि भाई आपके जब तक मन में अंदर से फीलिंग्स ना आए किसी टॉपिक को लेके, या फिर आपको जब तक कि नेचुरली आपके अंदर से शब्द ना निकलें उस टॉपिक पर, तब तक आपको पोइट्री लिखना बेकार है, क्योंकि फिर वो रियल पोइट्री कंसिडर ही नहीं होगी। और जो बर्ड वॉचर होता है वो भी फोर्सफुली अगर ट्राई करता है बर्ड्स को देखने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल है, अगर किसी जंगल में बर्ड्स को देखने गया है और ज़बरदस्ती पेड़ों पे चढ़ रहा है, तो भाग रहा है, घुस रहा है, कहाँ बर्ड्स छुपे हुए, जरा मैं तो बाहर निकलो, मैं तुम्हें देखूंगा, मतलब खुद ज़बरदस्ती उन तक पहुँचने की कोशिश करेगा, तो उसको बर्ड्स नहीं दिखेंगे, वो तो उड़ जाएंगे, गायब हो जाएंगे, डर के मारे भाग जाएंगे। तो बेसिकली उसको एक जगह शांति से बैठ के, मतलब पेशेंटली उसको वेट करना पड़ेगा, बर्ड्स का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो उसको भी बहुत धैर्य दिखाना पड़ेगा। तो ये सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का। अब थीम्स कौन कौन सी है? वही थीम्स हैं, पेशेंस, मेन थीम तो पेशेंस, ये धैर्य। जो मेन थीम है पोएम की क्या है? पेशेंस। ये आवश्यक है एक्चुअल में, ये किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आवश्यक है। सिर्फ ये 3 कामों के लिए नहीं है, किसी भी कार्य में आप, मतलब आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, कोई टारगेट अचीव करना है, तो आपको हर कार्य में पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है।
पोएम दिखाती है, शोज करती है हमको व्हाट इट शोज अस दैट हाउ ए लवर, पोएट और बर्ड वॉचर रिक्वायर पेशेंस। पोएम तो यही बताती है कि एक लवर, पोएट और बर्ड वॉचर को कैसे पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है अपने क्षेत्र में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, ठीक है। परंतु जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ तो हर सेक्टर, हर फील्ड पे लागू होती है। अब आगे पोएट बोलता है कि देखो, जो लोग फोर्स करते हैं, ज़बरदस्ती, मतलब धैर्य नहीं रखेंगे, ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। लाइन भी लिखी है उसने पोएम ने कि फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल, कि जो स्टिल नहीं रहते, यानी धैर्य से चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते और खुद ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी ये प्राप्त करना है। ऐसा जो करता है ना, एक्चुअल में वो सक्सीड नहीं होता, ना तो वो लव मेकिंग में, ना ही वो बर्ड वॉचिंग में, ठीक है। अब एक पर्सन है, उसको सबसे पहले समझना होता है कि एक औरत का दिल किस तरह का होता है, उसको औरत का हार्ट समझना होता है, उसको उसका पहले ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। उसके बाद में ही वो औरत या वो लेडी या फिर कोई आदमी भी होगा, दोनों तरफ बात कंसिडर की जा सकती है, आदमी के लिए भी और औरत के लिए भी, कि वो तभी आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेगा और वो तभी अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएगा आपके साथ में। अदरवाइज़ आप ज़बरदस्ती खुद उसकी लाइफ में घुसोगे तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी या नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई बर्ड्स को देखना जाए तो साइलेंटली अगर वेट करेगा ना बर्ड्स के लिए, तभी वो सक्सेसफुल होगा बर्ड वॉचिंग में। अदरवाइज अगर वो उनकी टेरिटरी में, बर्ड्स के इलाके में ऐसे घुसने की कोशिश करेगा तो वो बर्ड्स नज़र नहीं आएंगे उसको, सब भाग जाएंगे ना, या छुप जाएंगे। तो पोइट बोलता है कि इसी तरह से पोइट्री में भी कोई पोइट्री लिखे तो वो कोई रैंडम लाइन्स लिखेगा तो उससे मतलब पोइट्री नहीं बन जाएगी, जब तक कि उसके अंदर से मोटिवेशन, इंस्पिरेशन या इमोशनल इवोकेशन, यानी कि अंदर से भावनात्मक ज्वर ना उठ जाए तब तक वो ढंग से पोइट्री नहीं लिख पाएगा। क्योंकि नेचुरली वर्ड आने चाहिए अंदर से। ऐसे पोइट्री सिर्फ मन में सोच सोच के कविताएं लिख देना, कोई भी डिक्शनरी में ढूंढ ढूंढ के वर्ड लिख देना, ऐसे पोइट्री नहीं लिखा पाएगी, ठीक है। पोइट्री लिखने के लिए नेचुरली फीलिंग्स अंदर से आनी चाहिए, वर्ड्स अंदर से खुद पे खुद बाहर आने चाहिए, ठीक है। इसीलिए पोइट ने लिखा भी किया है कि जो बेस्ट पोइट्स होते हैं ना, वो वेट फॉर द वर्ड्स, वो सही वर्ड्स का वेट करते हैं, ठीक। ये है अपने पेशेंस, ये थीम। अब अगली थीम है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, कि लिखने का क्या प्रोसेस होता है, क्रिएटिव कार्यों का क्या प्रक्रिया होती है, ये भी एक थीम है इसकी। पोएम फोकस भी करती है कि भाई कैसे क्रिएटिव वर्क है ना वो एग्जिस्टेंस में आता है। एक्चुअल में वो पोइट्री के थ्रू ही बात करता है, क्योंकि पोइट ने पोइट्री का एग्जाम्पल ही दिया है इसमें कि भाई ये ग्रेट पोइट होता है ना, वो हमेशा करेक्ट वर्ड्स का वेट करता है कि भाई जब सही करेक्ट वर्ड्स मन में आएंगे या फीलिंग्स डेवलप होंगी किसी टॉपिक के प्रति, तभी जाके मैं पोएम लिख पाऊंगा। क्योंकि सही पोएम तभी लिख पाएगी जब सही बात करें हम लोग कि भाई करेक्ट वर्ड्स उसके इमोशनली मतलब इवोकेट होके सही में अंदर से चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, वो रियल में फील करेगा उस चीज़ को, तब जाके सही तरह से पोइट्री लिखा पाएगी किसी टॉपिक पे। अब देखो, सिर्फ ऐसे ही कुछ लिख देने से या राइमिंग कर देने से गुड पोइट्री नहीं कंसिडर की जाती उसको। तो दिस इज़ व्हाट टू थीम्स आर पेशेंस एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में देखो एलिट्रेशन है, सीम्स समहाउ टू से, सौ, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड सौ। इसी तरीके से साइलेंस नियर द सोर्स और बाई ए शोर, तो सौ, ठीक। तो अगेन सौ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एलिट्रेशन के एग्जांपल हो गए, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीट हो रही है। सिनक ढकी, टिमिड विंग्स, यानी कि टिमिड मतलब डरपोक और विंग्स मतलब पंख। तो पंख किसके लिए बोला गया है, बर्ड्स के लिए बोला गया। किसके लिए, बर्ड्स के लिए। तो भाई जब किसी की बॉडी का एक अंग लेके पूरे उस व्यक्ति को दर्शाया जाए या उस मनुष्य कोई लिविंग बीइंग को दर्शाया जाए किसी बॉडी का उस बॉडी का अंग लेकर, अब विंग्स बर्ड का एक हिस्सा होता है, ठीक है, उसकी बॉडी का पार्ट होता है, तो विंग्स के थ्रू दिखाया गया है पूरे बर्ड्स को, तो ये सिनक ढकी कहलाता है। बहुत बार हम बोलते हैं ना हाथ काम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं मतलब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सिनक ढकी है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है फ्लैश एंड बोन्स, यूज फॉर वुमेन इटसेल्फ, औरत के लिए इस्तेमाल किया गया फ्लैश एंड बोन्स, तो उसके मांस और उसकी हड्डियों का इस्तेमाल किया गया एक तरह से औरत को दर्शाने के लिए, तो ये बॉडी के पार्ट हो गए, तो ये सिनक ढकी हो गया। पैराडॉक्स, पोएम की जो लास्ट लाइन है ना, द डीफ कैन हियर द ब्लाइंड रिकवर साइट, कि बहरे भी सुन पाएंगे और अंधे भी देख पाएंगे। ये पैराडॉक्स है इसमें, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग शब्द इस्तेमाल किए। एक तो डीफ कैन हियर, बहरा सुन सकता है क्या, नहीं सुन सकता, परंतु सुन सकता है, पोइट ने बोला है और उसको जस्टिफाई भी किया है। ब्लाइंड रिकवर साइट, अंधा देख सकता है। अब देखो, क्योंकि वैसे देखा जाए तो अपोजिट है, कॉन्ट्रास्टिंग शब्द हैं, परंतु पैराडॉक्स में होता क्या है कि कॉन्ट्रास्टिंग तो होते हैं, परंतु पोएट उनको जस्टिफाई भी करता है कि ये सच है। अब क्योंकि वो एक्चुअल में ये चीज़ें बोल रहा है पोएट्री के कंटेक्स्ट में, कि जब आप ऐसी पोएम लिखोगे जो आपके इमोशंस से निकल के बाहर आएगी, ठीक है, तो उस पोएम का असर इतना ज़बरदस्त होगा कि एक बहरा भी उसको सुन लेगा और एक अंधा भी देख लेगा। समझ गए बात?
उस वे में इसने बोला है, ठीक है। अब सिमिली, पोएम में एक जगह सिमिली भी इस्तेमाल हुई है जब वो कंपेयर करता है एक्चुअल में जो फार अवे प्लेसेस होते हैं, दूर दराज की जो जगह होती हैं, जैसे कि डेजर्टेड प्लेन्स या रिवर का रास्ता हो या थॉर्नी शोर्स, कांटों भरे किनारे, या इनको कंपेयर किया है एक्चुअल में उसने डार्क फ्लोर ऑफ हार्ट, कि एक दिल का जो सबसे अंदर का जो हिस्सा, इनर मोस्ट यानी फीलिंग्स, वो एक्चुअल में उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। यानी किसी औरत को आपको प्रेम, उस मतलब अपना लव उसको एक्सेप्ट करवाना है कि भाई वो औरत आपका लव एक्सेप्ट कर ले, तो पहले आपको उसके दिल के सबसे अंदर डार्केस्ट फ्लोर, उसके अंदर दिल की सबसे जो अंधेरी भरी जगह है ना, वो जो फर्श है अंधेरी भरी, दिल की जो फर्श है, कौन सी फर्श, अंधेरे से भरी हुई सीक्रेट फर्श, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया, आपको पहले दिल के उस अंतःकरण तक पहुँचना पड़ेगा उसको, और वो पहुँचना आसान नहीं है, उसी तरीके से आसान नहीं है जिस तरीके से आप रेगिस्तान के अंदर किसी जगह पर जाके कोई जगह ढूंढो, या फिर आप रिवर का पूरा रास्ता ढूंढते ढूंढते उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाओ, या फिर कहीं मतलब रिवर कहाँ की गुजरती है उसके रास्ते को फॉलो करो, या फिर आप किसी कांटे भरे किनारे पे कहीं पहुंच जाओ। तो जैसे इन जगहों पे, इन नेचुरल जगहों पे पहुंचना जो ये टफ़ है, उसी तरीके से किसी औरत के दिल के अंदर तक पहुंचना भी टफ़ है। तो इनको कंपेयर किया है पोइट ने, तो ये सिमिली हो गया, ठीक है। अब ये जो पोएम है इसमें यूनिवर्सल अपील भी है, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये पोएम सिर्फ इंडियन कल्चर या बोल सकते हैं इंडियन सोसाइटी पर बेस्ड नहीं है, ये सभी पे अप्लाई होती है। तो पोएम में निसीम इज़कील ने एक यूनिवर्सल अपील रखी है, और ये एक्चुअल में डिफरेंट है उसके जो यूजुअल टॉपिक्स होते हैं ना इंडियन कल्चर और सोसाइटी पर, उनसे डिफरेंट है ये पोएम। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है अप्लाई होता है हर सोसाइटी पे, हर कल्चर पे इस संसार के। और बेसिकली देखा जाए तो पेशेंस और रेशनैलिटी जो है ना, वो हर काम में ज़रूरत पड़ती है, केवल उसकी पोइट्री कोर्टिंग में या बर्ड वॉचिंग में, यानी लव मेकिंग में, बर्ड वॉचिंग में, केवल पोइट्री में ही पेशेंस या रेशनैलिटी की आवश्यकता नहीं होती है, वो हर काम में आवश्यकता होती है। तो आप कह सकते हो इस पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर है ना, उससे भी परे चली गई ये पोएम, उसका मीनिंग जो है ना, पोएम ने जो मैसेज छोड़ा है ना, वो एक्चुअल में इसकी सब्जेक्ट, इसकी विषय वस्तु से भी आगे बढ़ गया है। तो इस पोएम की यूनिवर्सल अपील है, ठीक है। स्ट्रक्चर राइम स्कीम में देखो, पोएम में 2 स्टेंजाज हैं 10-10 लाइन के, ठीक है बेसिकली, और राइम स्कीम इसकी ABBACDCD ऐसे है। अगर हम एक्चुअल में इस पोएम को ओपन करेंगे ना, तो इसकी राइम स्कीम हमको थोड़ा समझ में आएगी। देखो मैं ट्राई करता हूँ, हाँ देखो ये जैसे पोएम में टेक्स्ट है, तो कैसे राइम स्कीम देखेंगे, स्टिल को देंगे हम ए, ठीक है। बर्ड्स, क्या स्टिल और बर्ड्स की तुकबंदी बैठ रही है, नहीं बैठ रही, तो इसको बी देंगे, अलग हो गया। वर्ड्स, बर्ड्स और वर्ड्स ये सेम है, तो ये बी, ठीक है। विल, स्टिल और विल ये मैच हो रहा है, तो इसको ए दिया तो इसको भी ए देंगे। हिल, विल और हिल तो वापस ए। विंग बिल्कुल अलग हो गया, सी देंगे क्योंकि ए भी हम दे चुके हैं। लव्ड बिल्कुल अलग हो गया, इसको डी देंगे, ठीक है। सरेंडरिंग, विंग सरेंडरिंग ये सी हो जाएगा। प्रूव्ड, लव्ड ये डी हो जाएगा। मूव्ड, प्रूव्ड डी, तो ABBA फिर BCDCD, तो ये इसका क्या हो गया, ये हो गया भाई राइमिंग स्कीम। सेम दूसरे स्टेंजा में चलेगा, सेम पैटर्न पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएम का। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा, ट्राई करूंगा जितना टाइम मिलता है मुझे उसमें मैं कवर करने के लिए टॉपिक्स को। वैसे मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, अदरवाइज मैं अब तक करवा चुका होता। तो ठीक है बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर। और इसके नोट्स आपको साइट पे मिल ही जाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया था। ओके।